Hello friends, in this video we will discuss about zeroth law of thermodynamics and about the concept of temperature we will discuss. Then we will discuss about ideal gas equations and we will discuss the methods of temperature measurement. So ये जो basic concepts हैं ये हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं zeroth law of thermodynamics से. ओके, सो zeroth law of thermodynamics देखिए क्या कहता है. ये हमारे पास बॉडी A है. This is in thermal equilibrium with body B, okay, and separately this body A is in thermal equilibrium with body C. Now, on the basis of this, I can say B and C must be in thermal equilibrium. जैसे ये बहुत ही ऑब्वियस है, हम बहुत अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है. क्योंकि देखिए यदि ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 20 पे है, तभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो सी को भी 20 पे है, तभी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो देखो इन दोनों का भी तो टेम्परेचर भी सेम हो गया ना, तो इनको भी मैं क्या कह सकता हूँ कि दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो देखिए इसने हमें क्या यूनिक चीज बताया है कि दोनों बॉडीज का थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है. ओके, विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट दे मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम बट द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी सेम. ओके, तो ये बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट है, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं. देखिए, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, देन आई कैन से कि बी एंड सी शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये हमारा zeroth law of thermodynamics है. तो अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कि द विच लॉ प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. तो दैट इज zeroth law. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आ जाता है पीएसयू एग्जाम्स टाइप में. ओके, जो छोटे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं. दिस द रोल प्लेड बाय कॉमन बॉडी इज ऑफ थर्मोमीटर. ओके, द रोल प्लेड बाय कॉमन बॉडी ऑफ थर्मो, जैसे ये जो ब्लॉक ए है, इट इज एक्टिंग एज ए रोल ऑफ थर्मोमीटर. ओके, जैसे कि जो भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, लाइक थर्मोमीटर जो है, उसमें द मर्करी इज फिल्ड इनसाइड द सिस्टम. ओके, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट. अब हम ये जो भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अब देखिए कुछ ज्यादा इसमें भी डिफिकल्टी नहीं है कि जो भी प्रॉपर्टी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होगी वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी. ओके, द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, लाइक द प्रॉपर्टी विद हेल्प ऑफ विच द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड, दैट इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि जैसे जो भी मर्करी थर्मोमीटर होता है दैट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट, उसमें लेंथ इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. क्यों कि जैसे कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मर्करी में जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, मर्करी कॉलम की हाइट इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए वहां लेंथ इज यूज्ड एज, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर अलोंग द हाइट ऑफ द थर्मोमीटर द स्केल इज कैलिब्रेटेड, द टेम्परेचर स्केल इज कैलिब्रेटेड. ठीक है, तो लेंथ चेंज होती है मर्करी कॉलम की, तो हम बताते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो वहां हम लेंथ का यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए. ओके, अब हम आगे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर. ओके, अब यहाँ वॉल्यूम इज कांस्टेंट और देखिए गैस थर्मोमीटर. ओके, तो यहाँ प्रेशर इज यूज्ड एज एन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. प्रेशर यूज हो रहा है. अब हम देखिए एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हाउ वी विल डिस्कस. लेट्स कंसीडर द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू mRT. अब आई एम सेइंग कि कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो P इक्वल टू mR अपॉन V इंटू T. तो बेसिकली देखिए कि ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है. अब जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज होगा. इसका मतलब जो टेम्परेचर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रेशर इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, जैसे मर्करी कॉलम की लेंथ चेंज हो रहा था तो वहां हम टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, तो लेंथ इज वाज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. यहाँ प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो आई एम सेइंग कि प्रेशर इज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके, अब अगला हम डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर. ओके, तो यहाँ वॉल्यूम इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है गैस का. ओके, अब इसमें भी सेम हम इक्वेशन लगा लेते हैं PV इक्वल टू mRT. तो देखिए यहाँ मैं क्या कह रहा हूं कि प्रेशर इज कांस्टेंट. ओके, तो V इक्वल टू mR अपॉन P इंटू T.
तो जब भी आपका वॉल्यूम चेंज होगा अकॉर्डिंगली टेम्परेचर विल चेंज, तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम इज यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब अगला देखिए, सेम कॉन्सेप्ट हमारा, डिफरेंट टाइप के अलग अलग थर्मोमीटर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है आपका कि विच इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर विच प्रॉपर्टी एक्ट्स एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे कि प्रेशर। ओके, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, या फिर आपका जो क्वेश्चन जाता है वो ऐसे टू द मैच द कॉलम्स में आ सकता है कि इधर 4 थर्मोमीटर्स के नाम दे देंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, और इधर आपको ये प्रॉपर्टीज मेंशन कर देंगे और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देंगे, आपको मैच द कॉलम्स टाइप में आ सकता है। ओके, तो ये भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में देखिए रेजिस्टेंस भी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोकपल, थर्मोकपल में ईएमएफ इज यूज्ड। ओके, जब भी 2 डिसिमिलर मेटल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो इन बिटवीन द 2 जंक्शंस देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, वहां ईएमएफ इज एक्टिंग एज ए thermometric property for measurement of temperature. Okay, with the help of EMF we can use for measurement of temperature. अगला है मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर, वहां मैंने बताया आपको लेंथ इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सब बेसिक डिटेल्स हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, तो ये टेबल आपको याद कर लेना है। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स के ऊपर। जैसे कि हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए देखिए हम 2 स्केल डिस्कस करेंगे। वन स्केल दैट इज यूज्ड बिफोर 1954 एंड दैट इज आफ्टर 1954। क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो 1954 से पहले हम 2 रेफरेंस पॉइंट्स लेते थे टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल के लिए। एक हमने लिया आइस पॉइंट, एक लिया स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट फॉर 100 डिग्री सेल्सियस। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि टेम्परेचर जो वेरिएशन होगा जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ, वो लीनियर वेरिएशन, ये हमारी अजम्पशन है। ओके, वी आर अज्यूमिंग द लीनियर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे मैं y इक्वल टू mx प्लस थी, y मान लो कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है, m स्लोप है, x इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ओके, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि द वेरिएशन जो होगा टेम्परेचर का वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के साथ लीनियर वेरिएशन होगा। ओके, तो लीनियर वेरिएशन के लिए t इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, अब टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके, तो कुछ रीडिंग होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ रीडिंग होगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करता हूँ, 0 इक्वल टू एम एक्स आई प्लस सी, 100 इक्वल टू एम एक्स एस प्लस सी, क्योंकि ये दोनों मुझे पता होगा ना, एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। m क्या आ जाएगा? 100 अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई। अब मैं m को यहां सब्सटीट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, और c इज कमिंग आउट टू बी माइनस 100 एक्स आई अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई। अब देखिए, ये बेसिक आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इससे रिलेटेड। ओके, मैंने भी कुछ नहीं किया है, ये सब डेटा एक्स आई एक्स एस ये सब आपको गिवन होगा। ओके, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के रेफरेंस में इन स्केल्स की क्या रीडिंग है, और आपसे पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बताइए कि टेम्परेचर की रीडिंग कितनी होगी। ओके, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, बस आपको लीनियर वेरिएशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस इतना करना है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है बेसिकली। ओके, ये 2 पॉइंट फॉर्म टाइप है जो हम 11th-12th में 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आफ्टर 1954 a unique reference point is taken, that is ट्रिपल पॉइंट। अब कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे 1954 के बाद जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है वो कैसे टेम्परेचर मेजर करता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा गैस थर्मोमीटर में, तो पीवी इक्वल टू एमआरटी आइडियल गैस इक्वेशन में लगा रहा हूँ। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब यदि एक रेफरेंस पॉइंट में कह रहा हूं कि ट्रिपल पॉइंट है, तो ट्रिपल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा?
प्रेशर ट्रिपल पॉइंट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू C टाइम्स प्रेशर ट्रिपल पॉइंट, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व कर लेता हूं, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास इसका रेशियो ले लेता हूं, C कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली मैं टेम्परेचर निकाल दूंगा T अपॉन Tp इक्वल टू P अपॉन P एट ट्रिपल पॉइंट। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, P मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ओके, अब ये तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, ये हमने इसके बेसिस के ऊपर जैसे जैसे प्रेशर वेरी करेगा तो टेम्परेचर वेरिएशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हमारा देखिए ई की रेफरेंस पॉइंट से काम चल गया। ओके, अगला टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए देखिए ये दोनों रीडिंग्स आप याद कर लीजिए, बहुत कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस का जो, जब मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूँ, इस दोनों स्केल्स का जो कन्वर्जन है दैट इज डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। टेम्परेचर यदि मैं केल्विन स्केल पे निकालना चाह रहा हूं तो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 दिस। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं दैट इज वेरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली दैट मे बी आस्क्ड इन सम एग्जाम्स लाइक स्टेट AE एग्जाम्स जनरली पूछ लिया जाता है। ओके, क्योंकि ये और इसका जो कॉन्सेप्ट है द टेम्परेचर मेजरमेंट का, वो भी इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो जनरली आई कैन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। द न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री N इज डिफाइंड। ओके, कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल हमने डिफाइन किया है। अब कह रहा है बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑन दिस स्केल आर 100 डिग्री एंड 400 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस ऑन न्यू स्केल। ओके, तो बेसिकली 60 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको न्यू स्केल के ऊपर निकालना है। ओके, तो यदि मैं कह रहा हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितना है, 100 डिग्री N है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग कितनी है, 400 डिग्री N है। तो अब मेरे पास देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, यहां से मैं इक्वेशन डिराइव कर सकता हूं। कैसे, देखिए यदि मैं इसी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में यदि डिराइव करके निकालता हूं तो भी मैं निकाल सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन भी लगा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मुझे टेम्परेचर के लिए 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन निकालता हूं तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसी स्टेट, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएशंस है वो लीनियर वेरिएशंस होगा। ओके, देखिए तो y को मैं बेसिकली बोल देता हूं कि डिग्री सेल्सियस का, माइनस y1 आई एम टेकिंग 100 इक्वल टू, ओके, y2 माइनस y1, y मैंने डिग्री सेल्सियस को लिया तो y2 क्या है 0 माइनस y1 इज 100 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 400 माइनस 100 इंटू x इज बेसिकली डिग्री n माइनस x1 कितना है 1, मैंने किसको लिया 100 डिग्री, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये x1 हो जाएगा, तो 100। अब इस इक्वेशन में बेसिकली मेरे से पूछा है, ये देखिए वेरिएशन आ गया कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री n कैसे कन्वर्ट होगा। इसने पूछा है कि 60 डिग्री सेल्सियस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दीजिए, तो बता देता हूँ 60 डिग्री, या मैं 60 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 60 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 100 ओवर 300 इंटू डिग्री n माइनस 100। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 100 माइनस 40 इंटू 3 120। ओके, 120 ये इक्वल्स टू डिग्री n माइनस 100। ओके, तो डिग्री n कितना आ जाएगा 220 डिग्री। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी 60 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री n स्केल के ऊपर वो कितना आएगा 220 डिग्री n।
तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, like triple point of water is 273.16 Kelvin, okay, and that is basically 0.01 degree Celsius, okay, तो ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन में देखिए पीवी इक्वल टू एन इंटू आर बार इंटू टी। आर बार इज बेसिकली अवर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हम 12th क्लास में ऑलरेडी हमें पता होता है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूँ मोलिकुलर वेट अपॉन टोटल मास, ओके। मोलिकुलर जो भी मास ऑफ गैस जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, ओके। पीवी इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर बार इंटू टी। अब देखिए आर बार अपॉन मोलिकुलर वेट, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जब मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करता हूं आर बार अपॉन एम को, दैट इज इक्वल्स टू आर, और जो ये आर है दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ओके। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं क्वेश्चंस में। अब देखिए, अब हम कुछ इनकी यूनिट्स का खेल देख लेते हैं कि किस टर्म्स में इनकी यूनिट्स गिवन होती हैं। अब देखिए, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ये मे बी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर किलो मॉल केल्विन, इसमें गिवन हो सकता है, ओके। दूसरा आपके पास जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका, सॉरी, किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके, किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये किसमें होगा, किलो जूल पर किलो मॉल केल्विन, ओके। क्योंकि देखिए पीवी ये जूल की यूनिट है, ओके, इन नंबर ऑफ मॉल जाएगा, टेम्परेचर से केल्विन आ जाएगा, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में किलो जूल पर किलो मोल केल्विन और कैरेक्टरिस्टिक में किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। अब हम कुछ स्टैंडर्ड डेटा देख लेते हैं। पीवी इक्वल टू एमआरटी, आर इसमें कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन टाइप होगा। एयर के लिए सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। आर बार इज बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ओके। हर गैस के लिए जो भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा दैट इज 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बदलता रहेगा क्योंकि हर एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा, ओके, बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल रिमेन सेम 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ओके। अब एक क्वेश्चन जाता है, जनरली पूछा जाता है कि फॉर अ सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब नंबर ऑफ फेजेज एज वन, सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट, ओके। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं या स्टीम का एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंगल फेज एंड सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। तो कह रहा है कि कितने प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं इसके स्टेट को फिक्स करने के लिए, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल से हमें जो इक्वेशन आती है P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। P नंबर ऑफ फेजेज है, P इज नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस, F इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। F जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। C इज बेसिकली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो देखिए इन्हें बता ही दिया है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि P नंबर ऑफ फेज मतलब सिंगल फेज इसने बोला है तो P 1 लिख देता हूं, सिंगल कंपोनेंट बोला है तो C की जगह 1 लिख देता हूं, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा, 1 प्लस एफ इक्वल टू 1 प्लस 2, ओके। सो एफ इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है इसके स्टेट को फिक्स करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फॉर 2 फेज सिंगल कंपोनेंट, अगेन फिर P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2 लगाना है। नंबर ऑफ फेज कितना दे रखा है, 2 प्लस एफ, सिंगल कंपोनेंट है तो F की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, इसका मतलब 1 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। 3 फेज सिंगल कंपोनेंट दैट इज 3 फेजेस एंड अ सिंगल कंपोनेंट that is equals to again P plus F equal to C plus 2, 3 phase F single component 1 plus 2, the degree of freedom equals to 0, okay. So that is the case of triple point,
when the ice, water and steam, they exist, it's a single component, okay? They are basically the three phases: ice and water and your steam, okay? And so in this way there is no property is required to fix that state of system. That is the case of the ट्रिपल पॉइंट, ओके? अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शंस के बारे में। पॉइंट फंक्शंस बेसिकली देखिए वो होते हैं जो आपके बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ओके? जिनकी वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ओके? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे यदि मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे एक इसी पॉइंट पे कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम होगा, ओके? और यदि ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ यदि इस पॉइंट पे पहुंचता है या फिर ऐसे कोई प्रोसेस इस पॉइंट पे पहुंचता है तो प्रेशर तो यहाँ का जो है वो यूनिक है ना, वही रहेगा, चाहे पाथ कुछ भी रहे। यदि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो प्रेशर तो यहाँ का जितना है उतना ही रहेगा, चाहे वो इस पाथ से यहाँ पहुंचे, चाहे ऐसे पहुंचे या स्ट्रेट पहुंचे। तो बेसिकली दीज आर पॉइंट फंक्शंस जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, केवल अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ओके? तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। सो पॉइंट फंक्शंस आर दोज व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब आता है पाथ फंक्शन। जैसे हम 11-12 में पढ़ते थे कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ओके? क्यों? क्योंकि वर्क जो है, जो भी पाथ फॉलो किया है सिस्टम ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे हम देखेंगे एग्जांपल, जैसे वर्क व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ओके? ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। हीट और वर्क आर पाथ फंक्शंस। अगला हमारा टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है, हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस के बारे में। और देखिए, अब यदि आप इस स्टेट से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आते हो यूजिंग दिस पाथ, हमें पता है कि एरिया अंडर द पीवी कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द क्लॉथ सिस्टम वर्क। अभी हम आगे बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको हिंट बता रहा हूँ। देखिए, इसमें 1 to 2 जा रहा हूँ इस पाथ से तो इतना वर्क आ रहा है, लेकिन जब इस पाथ के अलोंग जाऊंगा तो देखिए ये पूरा वर्क आएगा इतना। तो बेसिकली देखिए ये एडिशनल वर्क हुआ ना, तो वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ, सेम हीट इंटरेक्शन डिपेंड ऑन द पाथ। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। हमारा ये डिटेल से टॉपिक है हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस के बारे में एंड फर्स्ट लॉ के बारे में। सो in this video we have discussed about the Zeroth law of thermodynamics, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स के बारे में डिस्कस किया कि क्या कॉन्सेप्ट था 1954 से पहले, बाद में क्या कॉन्सेप्ट रहा है। क्वेश्चन हमने किया स्केल कन्वर्जन का। बेसिकली वहां आपको लाइन की इक्वेशन ध्यान रखना है, 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से वो क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली सॉल्व कर देना है। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, पॉइंट एंड पाथ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स में कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये क्वेश्चंस कई बार मैच द